क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? वेलकम बैक टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कैसा लग रहा है ये चैप्टर? वैसे सिर्फ ना ये अपने इन एक्सेप्शंस और अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से थोड़ा सा दिखने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इनका जो रिलेशन है ये समझना है बस। अगर ये समझ आ गई है तो ये चैप्टर आगे की चीज़ें तो खैर वैसे ही बड़ी आसान है। आगे इससे आगे जो चीज़ें हैं ना वो तो वैसे बड़ी आसान है। उसमें सीधी सीधी मेटलर्जी है जनाब, आयरन कैसे बनाया जाता है, रॉट आयरन, फिर स्टील कैसे बना रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ रिएक्शन हैं क्रोमेट्स वगैरह के। तो आगे तो वैसे कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है। और नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा आगे तो। लेकिन ये है कि जो शुरू में इसमें कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है वो ये है। लेकिन अगर मुझे उम्मीद है वैसे कि हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का मकसद भी ये था कि आप उसको एब्जॉर्ब कर लें। अब जैसे लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जनाब अली के बाइंडिंग एनर्जी क्या है। हमने पढ़ा कि करेक्टरिस्टिक्स वाली तो बाज प्रॉपर्टीज़ वाली वो तो बड़ी इजी सी बात थी, उसमें तो कोई मतलब मुश्किल बात भी नहीं है। वो तो सिंपल से पॉइंट्स हैं 3-4, उनको जेहन में रख लें। करेक्टरिस्टिक्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी में हमने देखा क्या था? करेक्टरिस्टिक्स बाइंडिंग एनर्जी में हमने ये देखा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी सिस्टम को डिसम्बल करने के लिए, अपने पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए दरकार होगी, दैट विल बी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी, और मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। फिर बाइंडिंग एनर्जी और मेटालिक बॉन्ड का क्या रिलेशन बनेगा? जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, वही बात है ना कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के एक बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड विल बी वीकर। डबल हो रहा है तो बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर 3 आपस में मिलकर बना रहे हैं बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। 4 या 5 मिलकर बना रहे हैं तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सिर्फ उसमें फिर बात क्या आ रही थी, एक एक्सेप्शन इसमें भी आ रही थी। बच्चे इसमें अक्सर कहते होते हैं कि इसमें एक्सेप्शंस बड़ी हैं, तो एक एक्सेप्शन इसमें यह भी आ रही थी क्या कि क्रोमियम और मैंगनीज, क्रोमियम और मैंगनीज, इनमें जो इसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो हैं 5। दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी हाई नहीं है। असूलन तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़नी चाहिए ना। तो लेकिन इनके केस में क्या हो रहा था कि बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही थी। उसकी रीज़न हमने आपको क्या बताई है कि डी ऑर्बिटल चूंकि हाफ फिल्ड है, तो जब हाफ फिल्ड चीज़ होती है तो एक्चुअली एटम ने हाफ फिल होना प्रेफर क्यों किया, पसंद क्यों किया? क्रोमियम ने क्यों पसंद किया? क्योंकि इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। तो केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? लेस एनर्जी। अच्छा, वैसे खाली केमिस्ट्री में नहीं, जिंदगी में भी आप देखें तो जिस चीज़ की एनर्जी कम होती है वो स्टेबल ज़्यादा होती है। एक नौजवान बच्चा हो, या चले नौजवान बच्चे से भी ज़्यादा आप ये अपने घर के भतीजे भांजे भतीजियाँ अगर कोई हैं उनको अंदाज़ा कर लें। 6-7 साल का, 5 साल का बच्चा हो, आप उसको जो मर्ज़ी कर लें, उसने सुकून से बैठना नहीं है किसी तरफ, बैठेगा कहीं पे। डांट अगर उसको देंगे भी तो चले वो 2 मिनट के लिए सुकून से बैठेगा, उसके बाद वो फिर अपनी खेल कूद। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह एनर्जी हाई है, एनर्जी हाई, ग्रोइंग स्टेज है ना, एनर्जी हाई है। इसकी बनिस्बत आप देखें कि हमारे घर में जैसे हमारे बुज़ुर्ग हों, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, या कोई नाना नानी जिनकी एज ज़्यादा है, तो दे डू नॉट मूव लाइक दैट किड। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है। एनर्जी कम, मूवमेंट कम। एनर्जी ज़्यादा, मूवमेंट ज़्यादा। तो इसकी चूंकि एनर्जी कम हुई तो मीन स्टेबिलिटी हुई। तो एनर्जी कम हुई तो इसने एनर्जी बेसिकली रिलीज़ की ना, तो अब आप उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये सिस्टम ब्रेकअप हो जाएगा, डिसम्बल हो जाएगा। क्लियर जी? बाइंडिंग एनर्जी के बाद जनाब हम शुरू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली बात। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है?
बाइंडिंग एनर्जी पे तो डिपेंड कर रही है। अगर किसी एलिमेंट में बाइंड करने वाली जो एनर्जी है, बाइंड करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर बाइंड करने वाले इलेक्ट्रॉन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना, बॉइलिंग पॉइंट कम होना बात एक ही। क्लियर होगी जी बात? अब देखें, इसमें मुश्किल कोई कुछ भी नहीं है। अब इतना तफसील में जाने की मुझे ज़रूरत है, मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम, मेल्टिंग पॉइंट कम। पेज नंबर 101 पे, पेज नंबर 101 पे जो पहला ग्राफ बना हुआ है उसको देखें ज़रा गौर से। इस ग्राफ में और जो आपने ग्राफ कल पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी में, कोई डिफरेंस है? सिर्फ मामूली सा डिफरेंस है, और वो इसके स्प्रेड का डिफरेंस है। क्या? यहाँ का जो ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो थोड़ा सा यूं करके बना हुआ है, ऐसे करके, लेकिन जो इसका रिदम है, जो इसकी स्कीम है, जो इसका सीक्वेंस है, वो सेम है। देखें, इसमें क्या है? सबसे ऊपर वनेडियम, आखिर में क्या है? जिंक, यहां पे क्या है? मैंगानीज। वनेडियम, जिंक, सॉरी, मैंगानीज, जिंक, सेम टू सेम। क्लियर होगी बेटा बात? ओके, नेक्स्ट देखें जरा। अब आते हैं कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई पे। आपने पढ़ा हुआ ये भी, कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा हुआ मुकम्मल तौर पे। कोवलेंट रेडियाई या आयनिक रेडियाई, बताएं जी पीरियड्स में क्या ट्रेंड होता है? कोई नई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया हुआ। जहां पे आपको इसकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग वाली बात और जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात समझ आ गई, आपको सारी बात समझ आ गई। ये बात तो वैसे ही पुरानी है, इस बात को तो हम पिछले 6 चैप्टर से पढ़ रहे हैं। बताएं जी क्या ट्रेंड होता है एटॉमिक साइज का पीरियड में? पीरियड में एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये बात आपको पता है। और वो डिक्रीज क्यों होता है बताएं? डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। पहले प्रोटॉन 1 है, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं उतना साइज़ कम होता। आपने पढ़ा है फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है। क्यों फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है? इसलिए कि वो बिल्कुल लास्ट पे जाके ग्रुप 7 में आ रहा था, 7A में। क्लियर हो? सेम बात यहाँ पे भी, सेम बात। तो ट्रेंड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग होगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ क्या होना चाहिए? क्या मैं इस ग्राफ को यूं करके ड्रॉ कर सकता हूं? क्या किया मैंने? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है साइज। लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? यहां पे मैं बना देता हूं एटॉमिक नंबर, यहां पे मैं बना देता हूं साइज, यहां से बात शुरू कर देते हैं वही वाली। सारे एलिमेंट याद है तो लिख दें, वरना ठीक है। पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडिनम और टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, आगे जनाब अली कौन आ जाएगा? कोबाल्ट, उसके बाद निकल। अच्छा, यहाँ पे आके ना अब थोड़ा सा मामला ऐसे होता है।
निकल के बाद आता है यहाँ पे कॉपर, और कॉपर के बाद आता है यहाँ पे जिंक। यहाँ पे फिर क्या मामला आ गया, थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला मामला आ गया। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो साइज डिक्रीज हो रहा है, तो होता चला जाता। अब लेकिन बीच में ना कॉपर और जिंक आके थोड़ा सा मसला क्रिएट करते हैं। जिंक का साइज बढ़ जाता है, जिंक का साइज बढ़ जाता है। तो अगर आप हेड यूज करें ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जिंक का साइज क्यों बढ़ता होगा, क्या सिचुएशन है। जिंक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिंक में जनाब वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS कह लें या चलें 4S कह लें, 4S2 3D10 D कंप्लीट। होता क्या है कि चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, तो D में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और D में इलेक्ट्रॉन 10 के 10 जब पूरे हो गए हैं, तो इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। बात गौर से समझे ज़रा। अट्रैक्शन D की इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा होती। उस अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से जो D ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा इनर साइड पे आ जाता है, वो इनर साइड पे आता है। जब वो इनर साइड पे आता है तो जो 4S है, एक्चुअल तो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई हुई है वो ये बताई हुई है ना कि 4S पहले आता है, उसके बाद 3D आता है, उसके बाद 4P आता है। यही पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉनिक स्कूल पब्लिक स्कूल वाली। तो जब D की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है ना, तो D आ जाता है इनर साइड पे, D आ जाता है अंदर। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मैं इसको यूं ड्रॉ कर सकता हूं कि D आ जाता है यहां पे, ये है जनाबे वाली न्यूक्लियस, और D आ जाता है इधर। जब D आता है ना यहां पे, तो S बेसिकली हो जाता है थोड़ा सा बाहर। अब इंटरेस्टिंग बात देखें एक और, D का साइज हुआ श्रिंक, उसका साइज श्रिंक होने की वजह से S हो गया थोड़ा सा बाहर। जब S बाहर हुआ तो क्या D ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को S तक पहुंचने देगा? वो नहीं पहुंचने देता। क्यों? क्योंकि D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ये अच्छा खासा शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, हाई शील्डिंग इफेक्ट। अब मुझे कोई बच्चा ये ना पूछे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जिस बच्चे ने पूछा ना, पहले तो पकड़े अपने कान और फिर सुने मेरी बात। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वैलेंस शेल में और जो न्यूक्लियस है, इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर तक जाने से रोकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे सर्दियाँ हो और सर्दी ज़्यादा हो तो आप एक जैकेट पहन लेते हैं, फिर 2 जैकेट्स पहन लेते हैं, फिर 3 जैकेट्स पहन लेते हैं, जितनी ठंड ज़्यादा होती जाती। तो आप बेसिकली वो जैकेट्स पहन के क्या कर रहे हैं, आप अपने जिस्म और इन्वायरमेंट के दरमियान में शील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। जितनी शील्डिंग ज़्यादा उतना इन्वायरमेंट का इफेक्ट कम। ऐसे ही होता ना। तो जब D के 10 इलेक्ट्रॉन हाई शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं ना, तो S के इलेक्ट्रॉन को ज़रा और अंगड़ाई लेके खुले डुल्ले होने का मौका मिल जाता है। तो S इलेक्ट्रॉन मज़ीद बाहर की तरफ फैल जाते हैं। इस वजह से जिंक का साइज़ बढ़ जाता है, जिंक का साइज़ फिर मज़ीद बढ़ जाता है। बाकी सारा ठीक है, बाकी सारा तरतीब वही थी, लेकिन जिंक के केस में आके, कॉपर और जिंक में आके, जिंक में ज़रा ज़्यादा हाई हो जाता है, शो हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि D जो ऑर्बिटल है वो हाई अट्रैक्शन की वजह से हाई शील्डिंग इफेक्ट कॉज करता है, और S ऑर्बिटल चूंकि D से बाहर हो जाता है तो इट गॉट्स द चांस टू स्प्रेड अवे,
उसको खुलने का, उसको फैलने का मौका मिल जाता है। वो जब मज़ीद फैलता है तो फिर हमें कहना पड़ता है कि एटॉमिक साइज बढ़ गया। क्लियर जी? ओके। आयनिक रेडियाई का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। आयनिक रेडियाई का ट्रेंड थोड़ा सा जिग-जैग है, यूं करके ऐसे ऐसे, इसका ट्रेंड चेंज होता रहता है। अच्छा जी, इसका ट्रेंड जो है ये थोड़ा सा जिग-जैग है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। पहले डिक्रीजिंग है, सॉरी ये यूं होगा, पहले थोड़ा डिक्रीजिंग है, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, और लास्ट में फिर से इंक्रीजिंग। तो ये इस तरह से डब्ल्यू सा बन जाता है। ये हो गया आपका आयनिक का ट्रेंड। आयनिक का मतलब ये कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज किए, जैसे ये कैल्शियम का हो गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया वेनेडियम हो गया +3, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हो गया मैंगनीज। क्लियर जी बच्चों? नेक्स्ट देखें, अब आए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, और वो है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में क्या है? बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है? मैग्नेटिज्म बेसिकली ना तीन तरह की चीज़ें हैं। मैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें 3 बातें आती हैं। मैग्नेटिज्म में क्या है? 3 बातें आती हैं। एक जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, फिर दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म, और फिर थर्ड है डायमैग्नेटिज्म। आपने पढ़ा होगा पहले। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं जो एक्चुअल मैग्नेटिज्म है, यानी फेरस का मैग्नेटिज्म। जैसे आपका ये जो है लोहा है, ये हर हालत में मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है, और अच्छा खासा इफेक्ट होता है, ठीक ठाक इफेक्ट होता है। तो इसीलिए इसके नाम पे हमने ये रखा हुआ है बेसिकली, फेरोमैग्नेटिज्म, आयरन से, फेरस से। फिर दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होते हैं, लेकिन नॉट लाइक द आयरन, स्लाइटली इफेक्ट होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्शन शो करते हैं, तो उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक है, तो आप इसको MOT से शो करें कि कैसे ये पैरामैग्नेटिक है, आपने पढ़ा हुआ। तो बहरहाल ये आ गया पैरामैग्नेटिज्म। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि इससे क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, स्लाइटली रिपेल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक, या इस फिनोमेना को कहते हैं डायमैग्नेटिज्म, और उन एलिमेंट्स को कहते हैं डायमैग्नेटिक। ये बात जो होगी इंफॉर्मेशन की। जो अब आए आप कि पैरामैग्नेटिज्म और इसका डायमैग्नेटिज्म का इफेक्ट कैसे होगा। लेकिन जी बात वही है, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप मुझे बता सकते हैं, फर्स्ट ईयर में जब आपने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया MOT से, आपने ये कहा कि जी भाई साहब हमने ये साबित कर दिया कि ऑक्सीजन इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों आपने ये कहा था कि वो पैरामैग्नेटिक है? एक वर्ड का जवाब है, एक वर्ड का जवाब, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने उसमें यह बताया था कि चूंकि MOT डायग्राम शोज कि ऑक्सीजन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसलिए इसका जो रवैया ये पैरामैग्नेटिक है। तो बस बात यही, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम उतना पैरामैग्नेटिज्म कम, या उतना डायमैग्नेटिज्म। मुश्किल है इसमें कोई बात? अब मुझे ये बताएं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या है आपके पास?
आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन ट्रेंड क्या है, इंक्रीज कैसे हो रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे हैं। ये जो है सबसे पहला एलिमेंट आपका स्कैंडियम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। याद करें मेरी वो बात, मैंने आपको बताया था कि डी में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ही लूज कर देता है। डी का एक इलेक्ट्रॉन वो वाला हमेशा ही लूज कर देता है, तो पीछे क्या बचा, पेयर्ड, अनपेयर तो नहीं है ना कोई। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के केस में वो जो एक इलेक्ट्रॉन डी का एक था ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 4s2 3d1, तो ये एक तो हमेशा ही लूज कर देता है, ये फौरन ही लूज करता है। मतलब क्या उसको कहते हैं कि किसी किस्म का असर ही नहीं रखता, ये लूज। पीछे क्या बचा, पेयर्ड। तो भाई साहब जब पेयर्ड है, जब अनपेयर है ही नहीं, तो इसका मतलब है नो पैरामैग्नेटिज्म। वो अनपेयर होने की वजह से पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो जनाबे अली रिवॉल्व कर रहा है। आपको पता है कि एक उसकी पॉजिटिव स्पिन होती है, क्लॉकवाइज स्पिन होती है, और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वो यूं करके रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो कोई भी रिवॉल्विंग बॉडी, जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, रिवॉल्व कर रही हो, तो इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से इसकी इस रिवॉल्विंग की वजह से, ये एक इलेक्ट्रॉन की इस रिवॉल्विंग की वजह से हमें ये नज़र आता है कि जी पैरामैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही। तो जब दो इलेक्ट्रॉन साथ में आ जाते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, यूं घूम रहे होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे होते हैं, कैंसिल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को नल कर रहे होते हैं। इसीलिए फिर जब पेयर्ड फॉर्म में हो तो हमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं मिलता, डायमैग्नेटिज्म होता है। और अगर वो सिंगल फॉर्म में हो, अनपेयर्ड फॉर्म में हो, तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो अब इसमें देख लें, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, पेज नंबर 101 पे देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने आपको एक करेक्शन भी करवानी है। पेज नंबर 101 पे सबसे नीचे वाला टेबल देखें ज़रा, स्कैंडियम +3। +3 का क्या मतलब, ये एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस्ट, ये दो इलेक्ट्रॉन भी लॉस्ट, +3। टाइटेनियम +3, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक। उसके बाद बुक पे देखें जरा, वेनेडियम 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि जब तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे पैरामैग्नेटिज्म विल बी इंक्रीजिंग। क्रोमियम के केस में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे आपने अब करेक्शन करनी है। मैंगनीज के केस में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसने शो किए हुए हैं 5। ये 5 नहीं शो करने, लास्ट वाला जो है ना इसको कैंसिल कर दें। अगर आपकी बुक में ये मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लें, मेरे पास है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, 5 नहीं है, 4 हैं। तो मैंगनीज +3 में, मैंगनीज +3 में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। यहां पे कितने थे, 1। क्लियर जी बात, ओके। मैंगनीज +2 केस में और आयरन +3 में, मैंगनीज +2 और आयरन +3, इसमें 5 है। दिस वन इज द मैक्सिमम, it is having the maximum unpaired electron. It means it will be having maximum paramagnetism. इसी को तो फिर हम फेरोमैग्नेटिज्म कह लेते हैं। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म की बात बुक में नहीं उसने की हुई, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है आपको। यहाँ पे आप पैरामैग्नेटिज्म तक की बात रखें। तो अगर मैं, अब देखें ज़रा अगली बात गौर से, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ किस तरह का होना चाहिए। शुरू में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, देखें 0,
1 2 3 0 1 2 3 4 5 5 के बाद फिर 4 3 2 1 0। तो फिर ग्राफ कैसा बनना चाहिए? इसका ग्राफ बनता है यूं, इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, डिक्रीजिंग। क्लियर? मैक्सिमम पे कौन आ रहा है? ये वाला भाई साहब, ये वाला कौन आ रहा है? आयरन। किस फॉर्म में? +2 में, आयरन +3 में, मैंगनीज +2 में। ये फॉर्म आ रहा है, ये यहां तक बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आखिरकार अप टू मैक्सिमम दिस केस। इस केस के बाद क्या हो रहा है? अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना शुरू हो गए। 5 है ना, 5 के बाद जो छठा आएगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद जो छठा आएगा वो किधर आएगा? 6 के बाद जो 7वां आएगा वो किधर आएगा? अनपेयर कितने बचे? 3। 8वां आएगा वो किधर आएगा? अनपेयर कितने बचे? 2 1। ये किसका केस बन गया? जिंक। जिंक में नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 10 के 10 पेयर्ड अप, वो लास्ट में पड़ा हुआ जिंक। ये जिंक। इधर शुरू कर लें बात स्कैंडिनम से। मुश्किल है कोई? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ ली, ये सारा हो गया। क्लियर जी? ओके जी, नेक्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताएं मुझे, इसमें कोई बताने वाली बात है? उस वक्त से ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिस्कस हो रही है सारी। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? अपेरेंट चार्ज कितना आ सकता है किसी एलिमेंट के ऊपर, एक कंपाउंड में अपेरेंटली चार्ज कितना आता है, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने ये बात शुरू में की है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरी करती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है? वेरी करती है। देखें जरा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले देखें जरा, पेज नंबर 102 पे हूं। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? बल्कि यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यस, ये देखें जरा, पेज नंबर 102 पे ऑक्सीडेशन स्टेट का जो 3rd पैराग्राफ है, इसको देखें जरा। वो ये कहता है, 2015 में इसने शॉर्ट क्वेश्चन दिया था, कहता है कि जी रीजन बताएं कि क्यों इट हैज़ द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें आपने इसको ये बात पूरी बतानी है कि दे शो वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ये एक लाइन का इसका जवाब है। किस लिए वेरिएशंस क्यों होती हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी वैलेंसीज वेरी क्यों करती हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है। बाकी बात थोड़ी सी तफसील से ज़ाहिर है पूरी लिखोगे, उसमें आप पूरा बता दो कि इन एडिशन टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल 3D सीरीज एलिमेंट्स शो द, बाकी सारी बात वही आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लें अपने पास। क्लियर होगी जी बात? ओके जी, नेक्स्ट टाइम आप देखें ज़रा हो क्या रहा है। स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद जनाब अली मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ठीक, इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 हो सकती हैं, +2, +3। मोस्टली इसकी +3 होती है। क्या होती है इसकी? +3। उसके बाद टाइटेनियम के केस में देखें, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। वेनेडियम 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। क्रोमियम 2 3 4 5 6। मैंगनीज की 1 से शुरू, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। इसकी होती है मैक्सिमम। उसके बाद फिर रिड्यूसिंग दोबारा से 2
3 4 5 6 2 3 4 5 पेज नंबर 102 पे ये जो इसका टेबल बना हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का ये देख लें। क्लियर हो गया बच्चों? मुश्किल है इसमें कोई? हो क्या रहा है बेसिकली? ऑक्सीडेशन स्टेट वही बात है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने गेन तो कर नहीं सकता। मेटल है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज ही करती है हमेशा, इसलिए सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही है। बुक में उसने साथ पॉजिटिव लिखा भी नहीं हुआ, तो उसका मकसद बेसिकली यही है कि जब मेटल्स हैं तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल गेन नहीं करती इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी ये बात? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है तो 1, 2 हैं तो 2, 4 हैं तो पॉजिटिव 4, 7 है तो पॉजिटिव 7। अच्छा, सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैंगनीज की पॉजिटिव 7 भी हो सकती है और मैंगनीज की पॉजिटिव 1 भी हो सकती है। थोड़ा सा सिर्फ अपने हेड पे जोर डालें और मुझे बता दें कि ये कैसे मुमकिन है। इसका जवाब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है। थोड़ा सा सिर्फ मुझे ये बता दें कैसे मुमकिन है। और करो, क्या थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 4s2 और इधर क्या आएगा 3d5। देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक, ये दोनों कर दिए 2, ये दोनों कर दिए, इसमें से भी एक कर दिया 3, इसमें से 2 कर दिए 4, इसमें से 3 कर दिए 5, इसमें से 6 कर दिए। अगर ये 5 7 के साथ ही कर दिए तो सारे क्लियर, बाकी भी सारे ऐसे तो नहीं। ओके जी, ठीक हो गया। सॉरी बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, लास्ट आज की बात, इंतहाई आसान ये भी। कलर होता है एक्चुअली क्या है कि d orbital has the capability, बात गौर से सुनना, d orbital has the capability to split itself। मतलब कितने एक्सिस हैं d के? 5, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, 5 बना दिए। होता ये है कि जब इसको थोड़ी सी भी लाइट मिलती है ना तो ये स्प्लिट हो जाता है। एक ज़रा हायर लेवल पे चला जाता है, एक ज़रा लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है। सेम एज ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे इस्तेमाल होना, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि स्प्लिटिंग हो जाती है। जैसे वहाँ पे स्प्लिटिंग हुई थी ना, बॉन्डिंग नीचे आ गई, एंटी बॉन्डिंग ऊपर चले गई। इसी तरह इसमें क्या होता है कि इन 5 की स्प्लिटिंग होती है, तब जब 5 की स्प्लिटिंग होती है ना तो ये यूं करके स्प्लिट हो जाता है। 3 आ जाते हैं नीचे, 1 2 3, और 2 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं जरा हायर एनर्जी पे, स्प्लिटिंग हो जाती। विजिबल लाइट से स्प्लिटिंग हो जाती। नॉर्मल जो आपकी ये जो सूरज की रोशनी आ रही है, हमारी जो नॉर्मल लाइट है, इतनी ही एनर्जी काफ़ी होती है टू स्प्लिट अप द d ऑर्बिटल्स। अब आखिरी बात करने लगा हूँ इसकी, ध्यान रखें ज़रा। जब इसकी लाइन सीधी कर दूँ ज़रा ऐसे, अब एक एनर्जी लेवल बन गया ये और एक एनर्जी लेवल बन गया ये। दिस इज एट द लोअर एनर्जी लेवल, दिस वन इज एट द हायर एनर्जी लेवल। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली पहले होगा लोअर एनर्जी लेवल पे। जब इसको विजिबल लाइट मिलती है ना तो ये क्या करता है, ये एक्साइट होता है। ये एक्साइट होता है तो जंप करता है फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यानी यही इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन, कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, जो नीचे वाले एनर्जी लेवल पे मौजूद था, ये क्या करेगा, जंप करेगा फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल। अब जब इसने हायर लेवल में जंप किया है और हायर लेवल में पहुंचा है तो इसने कुछ सारी ज़िंदगी वहीं तो नहीं बैठे रहना।
इसने वहाँ से जंप बैक करना है, वहाँ से वापस आएगा, ड्रॉप करेगा, किधर आएगा, दोबारा से लोअर एनर्जी लेवल में। और यहाँ पे आप चूँकि सियाने और पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आपको पता है कि जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल तो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी इमिट करता है ना, जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट होगी तो यही लाइट हमें नजर आती है, विजिबल रेंज में होती है। देखें एब्जॉर्बेंस भी विजिबल रेंज में हुई, उसकी जो एमिटेंस होगी, जो उसने एनर्जी रिलीज की है बाद में, वो भी विजिबल रेंज। इसीलिए फिर आपको ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो सारे कलर उसके नजर आते हैं। अब इसके लिए एक ख़ास वर्ड है, वो वर्ड इस्तेमाल करना नहीं भूलना और उसको बल्कि मोटे मार्कर से मोटा करके लिखना है। वो वर्ड क्या है, डी ट्रांजिशन। अगर कोई एक लफ्ज में, एक लाइन में पूछता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर, तो उसका एक लाइन में जवाब है, एक वर्ड में जवाब है, ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। देखें ना, ये डी ट्रांजिशन हुई ना, ये डी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल ही स्प्लिट हुआ डी और डी में, 3 नीचे रह गए, 2 ऊपर चले गए। इसी में एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, डी से जंप किया, डी में गया, डी से जंप किया, वापस डी में आया, डी ट्रांजिशन। क्लियर बात, इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, इतनी सी बात है। पेज नंबर 103 पे ये बात होगी मुकम्मल यहाँ तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड और उसके बाद नोमेनक्लेचर भी साथ में करेंगे। आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया कि जनाब अली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हाउ डू दे इफेक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाउ डू दे इफेक्ट ऑन द कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई, उसमें बात होगी। फिर हमारी बात हुई पैरामैग्नेटिज्म में, जब तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना शुरू हुए, पैरामैग्नेटिज्म भी कम होना शुरू हो गया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही बात है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता चला जाएगा उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी। लास्ट में हमने देख लिया कलर, और उसमें कलर में हमने क्या देखा है कि बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि डी ट्रांजिशंस होती हैं, डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप होता है बिटवीन द हायर लेवल एंड द लोअर लेवल। एक एनर्जी लेवल हायर है, एक लोअर है, लोअर से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से हायर से जंप करता है, वापस लोअर में आता है, तो एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी की जो इमिटेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है, और वो किस रेंज में होती है, वो विजिबल रेंज में होती है। अगर विजिबल में ना होती तो फिर हमें कलर भी ना नज़र आता, कलरलेस होता कंपाउंड। वो विजिबल रेंज में, इसीलिए हमें नीले, पीले और जनाब जामनी और जनाब हरे और बड़े खूबसूरत कलर इसके नज़र आते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ तक रखें, अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। छोटी सी बात है, एक दूसरे से रेलेवेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड से। मुझे इजाज़त दें, ख्याल रखिएगा, गुड लक।